सत्येंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो जो हमने कल का लेक्चर था, कल के लेक्चर में हमने संविधान सभा के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, ठीक है ना। संविधान सभा के चुनाव कैसे हुए, ठीक है, और संविधान सभा में किसका कितना प्रतिनिधित्व था, ये सब चीज़ें हमने संविधान सभा के बारे में पढ़ी और कई सारे महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े। आज का जो लेक्चर है उसमें हम संविधान सभा से संबंधित कुछ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कुछ चीज़ें आपकी छूट गई थी तो वो भी आज हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम संविधान निर्माणकारी समितियाँ पढ़ेंगे, ठीक है ना। संविधान सभा ने बहुत सारी समितियों का निर्माण किया था संविधान के निर्माण के लिए। साथ ही साथ हम अंतरिम सरकार को भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल भी देखेंगे। स्वतंत्र भारत, जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद जो मंत्रिमंडल बना था, पहला मंत्रिमंडल, उसके बारे में भी हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए लेक्चर को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम उन तथ्यों को कवर कर लेते हैं जो संविधान सभा से संबंधित थे, ठीक है ना। जो संविधान सभा से संबंधित और महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं उनको हम कवर कर लेते हैं, पहले उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, शुरू करते हैं। संविधान सभा के नियमों के तहत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रवक्ता थे। प्रवक्ता होते ना, जैसे कोई पार्टी होती है, जैसे बीजेपी प्रवक्ता हो गए, कांग्रेस के प्रवक्ता हो गए, स्पोक पर्सन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जगह जगह से मैंने इकट्ठे किए हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो इन सबको अच्छे तरीके से देखना, आप कोई भी चीज़ आपकी छूटे नहीं, ठीक है। और मैंने आपको केवल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो उसमें परीक्षा में आपकी आएगी वो कराई है केवल, ठीक है। फिर देख लो अगला फैक्ट, देख लो। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए, ठीक है। तो 93 सीटें मिली थी देसी रियासतों को। तो उन सारी देसी रियासतों में से हैदराबाद अकेली ऐसी देसी रियासत थी जो कभी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल ही नहीं हुए, ठीक है ना। संविधान सभा में भाग लेने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला प्रतिनिधि थी बेगम एजाज रसूल। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं, 15 महिलाएं निर्वाचित हुई थी संविधान सभा में। संविधान सभा की सदस्य थी 15 महिलाएं। उनमें मैंने आपको पढ़ाया था बेगम एजाज रसूल के बारे में। अब इनके बारे में एक और फैक्ट ये होता है कि ये एकमात्र मुस्लिम महिला प्रतिनिधि थी, ठीक है ना, बेगम एजाज रसूल। ये एकमात्र कौन थी? मुस्लिम महिला प्रतिनिधि थी। तो इस तरीके से भी इस फैक्ट को याद रखना है आपको, ठीक है। फिर संविधान सभा में देसी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला प्रतिनिधि थी एनी मस्करीन, ठीक है ना। मैंने आपको पढ़ाया था ये कहाँ से थी, ठीक है ना। तो 15 महिलाएं जो शामिल थी संविधान सभा में, उनमें ये भी थी। पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया मैंने। अब इनके बारे में एक और फैक्ट ये बनता है कि जो देसी रियासतें थी उनके प्रमुखों ने अपने अपने यहाँ के प्रतिनिधि क्या किए थे? नियुक्त किए थे, ठीक है ना। तो देसी रियासत का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला थी एनी मस्करेन। तो ये फैक्ट भी आप याद रख लेना। फिर देख लो, संविधान सभा में भाग लेने वाली एकमात्र दलित महिला थी दक्षयानी बेल्या दुन, ठीक है ना। ये फैक्ट भी है एक। फिर देखो ब्रिटिश प्रांत में, आप ये जो है ना, ये फैक्ट जो मैंने आपको लिखा है ये केवल समझाने के लिए, ठीक है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कल हम चर्चा कर रहे थे बार बार ब्रिटिश प्रांत की, ठीक है ना, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों की। तो देख लो इतने सारे ब्रिटिश प्रांत थे, ठीक है ना। मद्रास ब्रिटिश प्रांत था, मुंबई ब्रिटिश प्रांत था, संयुक्त प्रांत ब्रिटिश प्रांत था, बिहार ब्रिटिश प्रांत था, मध्य प्रांत एवं बरार, इसमें एमपी आता था, ये भी ब्रिटिश प्रांत था। उड़ीसा ब्रिटिश प्रांत था, पंजाब ब्रिटिश प्रांत था, पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत ब्रिटिश प्रांत था, सिंध ब्रिटिश प्रांत था, असम ब्रिटिश प्रांत था, बंगाल ब्रिटिश प्रांत था, ठीक है ना। 11 थी इनकी संख्या टोटल। केवल समझाने के उद्देश्य से मैंने बताया कि ब्रिटिश प्रांत कितने थे। जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो ब्रिटिश प्रांत, इतने सारे ब्रिटिश प्रांत थे 11, ठीक है ना। और यहाँ से जो ब्रिटिश प्रांतों से जो प्रतिनिधि आए थे, मतलब जो संविधान सभा के सदस्य आए थे, उनका चुनाव किया गया था। जो ब्रिटिश प्रांत की जो विधानसभा थी उनके सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा किया गया था। तो ये मैंने आपको कल बताया। कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपके सामने कि वो 4 जगहों के नाम लिख दे और आपसे पूछे कि इनमें से कौन ब्रिटिश भारत का प्रांत नहीं था या ब्रिटिश प्रांत नहीं था। तो इसलिए आप ये इनको देख लो कौन कौन से ब्रिटिश प्रांत थे। पूरे मैंने लिख दिए, 11 थे। फिर देख लो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र।
कल मैं आपको बता रहा था कि चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे देख लो, दिल्ली था, अजमेर और मेरवाड़ा था, कुर्ग और अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, और बलूचिस्तान था। ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, केवल समझाने के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। फिर संविधान सभा के सदस्यों को भारत के वयस्क स्त्री पुरुषों ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना था। ये केवल मैंने इसलिए लिखा है आपको बताने के लिए, ठीक है ना। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपसे कि संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, ठीक है ना। उनको प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना गया था। प्रत्यक्ष रूप से चुनने का मतलब है कि जनता उनको चुने, जनता ने उनको नहीं चुना था। जो विधानसभा के सदस्य थे उन्होंने उनको चुना था, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा चुना था। तो ये मैंने केवल एक लिख दिया, ठीक है ना, इसको देख लो। कभी आपसे संविधान सभा के बारे में कुछ स्टेटमेंट पूछ ले वो किसी, ठीक है ना, क्वेश्चन में, ठीक है ना, उसमें एक ये चीज़ भी लिख दे कि संविधान सभा के सदस्यों को भारत के वयस्क स्त्री पुरुषों ने प्रत्यक्ष रूप से चुना था, लिख दे आप, ठीक है ना। तो आपको समझ जाना है कि ये चीज़ गलत है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना गया था, ठीक है ना, ये चीज़। फिर देख लो, संविधान सभा में प्रांतों के प्रतिनिधि का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा हुआ था। तो वही चीज़ लिखी है जो पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, ठीक है ना, संविधान सभा में प्रांतों के जो प्रतिनिधि थे, ठीक है ना, उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा हुआ था। 11 प्रांत थे, 11 प्रांतों की क्या थी, विधानसभा थी। उन विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया जो संविधान सभा में जाएंगे, मतलब जो संविधान सभा के सदस्य बनेंगे, ठीक है। फिर देख लो, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव राजाओं द्वारा किया गया था, राजाओं द्वारा उनको मनोनीत किया गया था। ये कल ही मैंने आपको बता दिया। फिर देखो, ये वाला फैक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। संविधान सभा के मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? तो मनोनीत उपाध्यक्ष थे फ्रैंक एंथनी, ठीक ना। तो संविधान सभा के मनोनीत उपाध्यक्ष थे फ्रैंक एंथनी। कल मैंने आपको कुछ उपाध्यक्ष बता दिए थे, ठीक है ना। एस सी मुखर्जी थे, बी टी कृष्णमाचारी थे। अध्यक्ष बता दिया था संविधान सभा के कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है ना। तो ये सब मैंने आपको कल बता दिया था। एक ये फैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये MPPSC में पूछ चुका है, ठीक है ना। ये वाला फैक्ट MPPSC पूछ चुका है कि संविधान सभा के मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के मनोनीत उपाध्यक्ष थे फ्रैंक एंथनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने संविधान सभा में का चुनाव नहीं लड़ा था, ठीक है ना। तो कभी मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन बनता है जिसमें लिखा रहे कि महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे, तो समझ जाना वो नहीं थे, उन्होंने कभी संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा, ठीक है। सर तेज बहादुर सप्रू तथा जयप्रकाश नारायण, ये दोनों नेता थे, गांधीवादी विचारक थे। उन्होंने संविधान सभा की सदस्यता लेने से मना कर दिया था, ठीक है ना। तो ये हो गए जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपके बच गए थे संविधान सभा से वो। फिर देख लो, मध्य प्रदेश से संबंधित संविधान सभा के सदस्य, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश से कितने लोग थे संविधान सभा में, तो उनकी मैंने एक तालिका बना दी। आप इस तालिका को वीडियो पॉज करके अच्छे तरीके से पढ़ना, ठीक है। तो देख लो जल्दी जल्दी कौन कौन थे। तो हरि सिंह गौर मध्य प्रदेश से थे, संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, ये सागर के थे। पंडित रविशंकर शुक्ल संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, सागर के थे। रतन लाल मालवीय संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, सागर से थे, सागर से 3 लोग थे। मास्टर लाल सिंह संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, भोपाल से थे। भगवंत राम मंडलोई संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, खंडवा से थे। हरि विष्णु कामत संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, नर्मदापुरम से थे। फ्रैंक एंथनी संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, जबलपुर से थे, ठीक है। फिर देख लो कुछ और, वही तालिका आगे बढ़ा दी मैंने थोड़ी सी। राधा वल्लभ विजय वर्गीय, ये भी संविधान सभा के सदस्य थे, ये राजगढ़ से थे। सीताराम राजू, ये भी संविधान सभा के सदस्य थे, ये नीमच से थे। अवधेश प्रताप सिंह संविधान सभा के सदस्य थे, रीवा से थे। शंभुनाथ शुक्ल संविधान सभा के सदस्य थे, शहडोल से थे। बाबूराम सहाय संविधान सभा के सदस्य थे, विदिशा से थे। विनायक सीताराम सरवटे संविधान सभा के सदस्य थे, इंदौर से थे। ब्रज नारायण संविधान सभा के सदस्य थे, ग्वालियर से थे। गोपी कृष्ण विजयवर्गीय संविधान सभा के सदस्य थे, गुना से थे, ठीक है ना। तो समझ गया आप ये तालिका क्या कह रही है, क्या बता रही है? ये बता रही है जो मध्य प्रदेश से जो लोग संविधान सभा के सदस्य थे उनके नाम बता रही है, उनके ज़िले के नाम बता रही है। तो इसको अच्छे तरीके से देख लेना, याद कर लेना, ठीक है। और कुछ और रह गए, ठीक है ना। राम सहाय तिवारी भी संविधान सभा के सदस्य थे, छतरपुर से थे। सेठ गोविंदास भी संविधान सभा के सदस्य थे, जबलपुर से थे। भीमराव अम्बेडकर भी संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, विधि मंत्री रहे हैं, तो बहुत बड़ा नाम है, ठीक है ना। ये मऊ इंदौर से थे, ठीक है ना।
और कुसुम कांत जैन ये झाबुआ के थे, संविधान सभा के सदस्य रहे हैं और संविधान सभा के सबसे कम उम्र के सदस्य भी थे, ये भी एक फैक्ट है, तो ये भी आप देख लेना, ठीक है ना। जो कुसुम कांत जैन जो थे वो संविधान सभा के सबसे कम उम्र के सदस्य थे और झाबुआ से थे, ठीक है ना। सब पढ़ा चुका हूँ मैं, पिछला लेक्चर आप देख लेना, लेक्चर 3 जो है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 अच्छे से पढ़ोगे तो लेक्चर 4 भी समझ में आएगा। संविधान सभा क्या थी, संविधान सभा के सदस्य क्या थे, सब मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर देख लो, मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा का जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस को 208 सीट मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली, ठीक है ना, बताया था। बाकी मैंने बताया था 15 निर्दलीय थे। अब 15 निर्दलीय इसलिए बोल लिया था, या 15 निर्दलीय कई किताबों में इसलिए लिखा रहता है क्योंकि और जो छोटे छोटे दल थे उनके एक एक सदस्य थे और उनको भी दल के रूप में मान्यता नहीं थी, मतलब क्षेत्रीय दल थे वो। तो लेकिन उनकी भी मैंने एक तालिका बना दी कि संविधान सभा का चुनाव 1946 में हुआ था और दलगत स्थिति, मतलब किस दल के कितने लोग सदस्य थे। तो कांग्रेस के 208 सदस्य थे, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे, यूनियनिस्ट पार्टी के एक सदस्य था, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट के एक सदस्य थे, कृषक प्रजा पार्टी के एक सदस्य था, कम्युनिस्ट पार्टी का एक सदस्य था, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का एक सदस्य था, ठीक है। फिर सिख पार्टी का एक सदस्य था और स्वतंत्र एक्चुअल में जो निर्दलीय थे वो थे 8, ठीक है। समझ गए होगे आप इस तालिका को, तो इस तालिका को भी एक बार पॉज करके देख लेना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। फिर हम आते हैं संविधान सभा की समितियों पर। संविधान सभा ने अपना कार्य करने के लिए, संविधान का निर्माण करने के लिए कई सारी समितियों का क्या किया, निर्माण किया। तो उन समितियों को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, संविधान सभा की समितियाँ संविधान निर्माण की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए भिन्न भिन्न कार्य करने हेतु कई समितियों का गठन किया गया था, जिसमें से 8 बड़ी समितियाँ थीं तथा शेष छोटी समितियाँ थीं। तो 8 थी बड़ी समितियाँ, ठीक है ना, और विभिन्न समितियों का क्या किया गया था, गठन किया गया था संविधान निर्माण प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए, ठीक है ना। अब हम उन समितियों को देखेंगे, उनके अध्यक्ष को देखेंगे, मतलब उनके प्रमुख लिखा है, इसका मतलब अध्यक्ष कौन था उसका, ठीक है ना। और वो सारी समितियाँ क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो उन सारी समितियों को हम देखेंगे। ये आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि संघ शक्ति समिति के प्रमुख कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के प्रमुख कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो एक एक करके सारी समितियों को हम पढ़ लेते हैं। वीडियो पॉज करके आप सबको याद कर लेना अच्छे तरीके से। PDF भी आपको मिल जाएगी ग्रुप में, ठीक है ना, जल्दी आपको PDF तैयार होके ग्रुप में सारी PDF डल जाएंगी, ठीक है। तो PDF की भी चिंता मत करना, ठीक है। जब तक नहीं डल रही जब तक इस तरीके से याद करो, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग, हैं। तो दो पहली समिति थी संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरी समिति थी संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। फिर थी राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने वाली, इसके थे जवाहरलाल नेहरू। यहाँ कंफ्यूज मत होना, जो राज्यों से समझौता करने के लिए जो विभाग बनाया गया था उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक ना। वो 1947 के बाद की बात थी। ये अभी राज्यों के लिए समिति थी, कौन, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। फिर देखो प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। याद करना आपको सब चीज़ें। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के प्रमुख थे सरदार पटेल, ठीक है ना। तो कई जगह पे आपको इस प्रकार से भी लिखा रहेगा कि मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। यदि मौलिक अधिकार समिति लिखा है तो आपको बता देना है सरदार पटेल। अल्पसंख्यक समिति लिखा है अलग से तो बता देना है सरदार पटेल। जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति लिखा है तो बता देना है सरदार पटेल, ठीक है ना। अब ये क्या थी, पूरी एक समिति थी, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, ठीक है ना। तो ये एक पूरी समिति थी, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। किताबों में अलग अलग लिखा रहता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब ये जो समिति थी इसके अंतर्गत क्या थी, 5 उप समितियाँ थी, ठीक है ना। ये जो इतनी बड़ी समिति मैंने आपको बताई ना, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, अध्यक्ष सरदार पटेल, इसके अंतर्गत 5 उप समितियाँ थीं। अब उनको पढ़ लो। तो देखो, मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष थे SC मुखर्जी, ठीक है ना। उत्तर पूर्वी सीमांत जनजाति क्षेत्र असम को छोड़कर तथा
आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उपसमिति थी, इसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बरदोई। छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उपसमिति थी, इसके अध्यक्ष थे A.B. ठक्कर। एक और उपसमिति थी उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उपसमिति, ठीक है ना। तो ये सारी समितियाँ क्या थीं, इसके अंतर्गत थीं। जब आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप लगाना सरदार वल्लभ भाई पटेल। यदि आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो लगाना JB कृपलानी, ठीक है ना। यदि आपसे पूछा जाए कि अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। यदि आपसे पूछा है कि अल्पसंख्यक संबंधित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप लगा देना SC मुखर्जी, ठीक है ना। किताबों में ये अलग अलग लिखी रहती हैं, ठीक है ना, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर देख लो प्रारूप समिति, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट समिति है काय की, संविधान की। यहाँ से 5 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है आपको मेंस में, ठीक है ना। 3 मार्क का क्वेश्चन भी बनता है प्रारूप समिति से, और प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन बनता है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। प्रक्रिया नियमन समिति जो थी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति जो थी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। फिर कुछ और समितियां हम देखते हैं। वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति थी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्याकारक या क्रेडेंशियल समिति जो थी, इसके अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। सदन समिति जो थी, इसके अध्यक्ष थे B. पट्टाभी सीतारामैया। कार्य संचालन समिति थी, इसके अध्यक्ष थे KM मुंशी। राष्ट्र ध्वज संबंधी तरस समिति थी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ कन्फ्यूज मत होना, मैंने रिलीवेंट सोर्सेज से ये इन्फॉर्मेशन ली है, ठीक है ना। राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति में कहीं कहीं लिखा होगा किसी किताब में JB कृपलानी, JB कृपलानी गलत लिखा हुआ है। JB कृपलानी कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे किसी भी झंडा समिति के, मतलब किसी भी राष्ट्र ध्वज समिति के, ठीक है ना। अध्यक्ष थे कौन, राजेंद्र प्रसाद। तो राष्ट्र ध्वज संबंधी तरस समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति आ जाए कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो लगा देना राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति, इसके थे JB मावलंकर। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तरस समिति, इसके थे S. बरदाचारी। और जो S. बरदाचारी इसके अध्यक्ष जरूर थे इस समिति के, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तरस समिति, लेकिन जो S. बरदाचारी थे ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है ना। ये अपने आप में एक फैक्ट है। मुख्य आयुक्त के प्रांत, मतलब चीफ कमिश्नर क्षेत्र के लिए जो समिति थी, उसके अध्यक्ष थे B. पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति के अध्यक्ष थी नलिनी रंजन सरकार, ठीक है ना, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे, ये पुरुष हैं, ठीक है, महिला नहीं है। तो संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे नलिनी रंजन सरकार, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है ना। S. बरदाचारी भी सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। भाषाई प्रांत आयोग, ठीक है ना, इसके अध्यक्ष थे S. K. डागर, जो भी सभा के सदस्य नहीं थे, ये भी सभा के सदस्य नहीं थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति, जो प्रारूप संविधान था उसकी जांच के लिए विशेष समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। प्रेस दीर्घा समिति थी, उसके अध्यक्ष थी उषानाथ सेन। नागरिकता पर तरस समिति, इसके अध्यक्ष थे S. बरदाचारी या बरदाचारी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको पूरे याद कर लेना है, ये आपसे प्रीलिम्स में आ सकती हैं, सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए कोई भी चीज़ आप छोड़ नहीं सकते। फिर देख लो प्रारूप समिति को अलग से थोड़ा सा, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि प्रारूप समिति इम्पोर्टेंट समिति है, ठीक है ना। प्रारूप समिति मैंने बताई थी ना आपको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समिति है। देखो ये है प्रारूप समिति, यहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि BR अम्बेडकर अध्यक्ष हैं एक लाइन में। अब थोड़ा सा प्रारूप समिति को अंदर देख लो, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, ठीक है ना। तो देखो संविधान सभा की सभी समितियों में, ठीक है ना, संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति, ठीक है ना। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ठीक है ना। ये बीच में कुछ वर्ड ये गलत हो गए, ये हटा लेना आप। जो संविधान सभा की समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति, ठीक है ना। और यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करना था। प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, इम्पोर्टेंट डेट है, याद करना पड़ेगी, याद कर लेना, ठीक है ना। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। इसमें 7 सदस्य थे जिनके नाम इस प्रकार हैं, ठीक है।
तो अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके। फिर इसके सदस्य देख लो, प्रारूप समिति के सदस्य देख रहा हम, एन गोपाल स्वामी अयंगर इसके सदस्य थे प्रारूप समिति के, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भी प्रारूप समिति के सदस्य थे, डॉक्टर के एम मुंशी भी प्रारूप समिति के सदस्य थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी प्रारूप समिति के सदस्य थे, एन माधव राव भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। इन्होंने बी एल मित्र की जगह ली थी, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है ना। एन माधव राव प्रारूप समिति के सदस्य थे। इनके पहले थे बी एल मित्र। बी एल मित्र ने त्यागपत्र दे दिया था अपनी सदस्यता थे स्वास्थ्य कारणों के चलते, इसलिए एन माधव राव आएगा, ठीक है। फिर थे टी टी कृष्णामाचारी। इन्होंने सन 1948 में डी पी खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली, ठीक ना। टी टी कृष्णामाचारी जो थे ये भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। इनके पहले थे डी पी खेतान की मृत्यु हो गई थी तो फिर टी टी कृष्णामाचारी आ गए थे। ये सारे फैक्ट हैं, आप याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो प्रारूप समिति, अब देखो एमपीपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है। प्रारूप समिति में अध्यक्ष समेत कितने सदस्य थे, ठीक है ना। आप पूरा प्रारूप समिति को पढ़ लोगे, आप सब पढ़ लोगे प्रारूप समिति के बारे में। बाद में पूछेंगे आपसे कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष समेत कितने सदस्य थे, ठीक है ना। तो अध्यक्ष समेत 7 सदस्य थे। तो देखो ये अध्यक्ष लिखे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। फिर उसके बाद में देखो ये 1 2 3 4, ठीक है ना। ये देखो 5 6, ये मैंने सदस्य लिख दिए इसके। तो प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे अध्यक्ष समेत, ठीक है ना। अध्यक्ष को छोड़ के पूछ ले तो 6 सदस्य थे, ठीक है। तो 7 सदस्य थी प्रारूप समिति, ठीक है। तो ये हो गई प्रारूप समिति आपकी। इस प्रकार से आपको पढ़ना है, थोड़ा दिमाग खोल के और सब याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर देख लो संविधान सभा की कुछ आलोचनाएं, ठीक है। संविधान सभा को हम खत्म ही कर रहे हैं। संविधान सभा के अंतर्गत ही ये आती है। संविधान सभा की जो समितियां पढ़ाई ना आपने, ये भी संविधान सभा के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। तो देखो इसकी कुछ आलोचना देख लो संविधान सभा की। सबसे पहले यह प्रतिनिधि निकाय नहीं है, ठीक है ना। आलोचकों ने दलील दी कि संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा का जो चुनाव है, संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ है, जनता ने उनको नहीं चुना था, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना गया था। तो आलोचक कहते हैं, जो संविधान सभा के आलोचक थे, उनका कहना था कि ये प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। वो प्रतिनिधि निकाय इसको नहीं मानते थे, ठीक है ना। वो जनता का प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्यों को नहीं मानते थे, तो इसलिए उन्होंने यह आलोचना की, ठीक है ना। फिर देख लो समय की बर्बादी। कुछ आलोचकों का कहना था कि बहुत ज़्यादा समय लग गया यार, 2 वर्ष 11 महीने, ठीक ना, 18 दिन लग गए, तो जरूर से ज़्यादा समय ले लिया संविधान सभा ने संविधान निर्माण करने के लिए। तो ये आलोचक कह रहे हैं, ठीक है ना। कांग्रेस का प्रबुद्ध था। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ थे ग्रीनवेले ऑस्टिन, इनका नाम याद रख लेना आप। इनका कहना था कि संविधान सभा में कांग्रेस का प्रभुत्व था, सबसे ज़्यादा सदस्य थे कांग्रेस के। तो ग्रीनवेले ऑस्टिन कह रहे हैं कि कांग्रेस का प्रभुत्व था काय में, संविधान सभा में। तो ग्रीनवेले ऑस्टिन के अनुसार संविधान सभा एक दलीय देश की एक दलीय निकाय था, सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत, ठीक है ना। तो ये बोला था इन्होंने, ग्रीनवेले ऑस्टिन ने। जी ऑस्टिन भी लिखा रहता है, ठीक है ना। ग्रीनवेले की जगह वो लिख देते हैं जी ऑस्टिन, पूरा नाम लिख देते हैं। जी होता ना, जी फॉर गर्ल, ठीक है ना, जी फॉर ग्लूकोज, ठीक है। तो कांग्रेस का प्रबुद्ध था, ठीक ना, ये बोलते हैं ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ ग्रीनवेले ऑस्टिन। अब कभी भी आपसे क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट आ जाए कि संविधान सभा एक दलीय देश की एक दलीय निकाय था, सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था, ये स्टेटमेंट लिखाओ। फिर उसके नीचे लिखाओ ये स्टेटमेंट किसका था, ये कथन किसका था, ऐसा लिखाओ। 4 नाम दिए रहेंगे, उन 4 नामों में से एक नाम होगा ग्रीनवेले ऑस्टिन, आपको ग्रीनवेले ऑस्टिन पर टिक करके आना है, समझ गया ना बात, इस प्रकार से। फिर लॉर्ड विस्काउंट थे, ठीक है ना, एक आलोचक थे लॉर्ड विस्काउंट। इन्होंने बोला कि संविधान सभा हिंदुओं का निकाय थी, क्योंकि हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी। आपको पता है, मैंने आपको पढ़ा था 163 हिंदू थे संविधान सभा में, 163 मेंबर थे हिंदू, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला कि ये हिंदुओं का निकाय थी, ये आलोचना कर रहे हैं। तो ये थे लॉर्ड विस्काउंट। यदि इस प्रकार का स्टेटमेंट आए कि संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय किसने बोला है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा लॉर्ड विस्काउंट। लॉर्ड विस्काउंट पर टिक करके आ जाना, ठीक है। ये हो गया, ये आलोचना पढ़ रहा हम संविधान सभा की, ये भी आलोचना ही है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी संविधान सभा की आलोचना की थी। उनका कहना था कि
1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा देश का शासन चलाया जा सकता है। उनका कहना था कि संविधान सभा को देश का शासन नहीं चलाना है। उनका कहना था कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके तहत देश का शासन चलाया जा सकता था। ठीक है। संविधान सभा को प्रभुत्व संपन्न संस्थान नहीं माना जा सकता, ये बोला था चर्चिल और M.R. जयकर ने। ठीक है ना। कभी ये स्टेटमेंट लिख के आ जाए कि संविधान सभा को प्रभुत्व संपन्न संस्थान नहीं माना गया है, और नीचे लिखा रहे, 4 नाम दिए रहेंगे नीचे कि किसने बोला ये कथन, तो उसमें आप देख लेना चर्चिल और M.R. जयकर का नाम, उस पर टिक लगा देना। यह एक प्रतिनिधि संस्था नहीं थी, अगला देख रहा है, यह एक प्रतिनिधि संस्था नहीं थी। ये किसने बोला, ये बोला जयप्रकाश नारायण ने। यह केवल हिंदुओं की संस्था थी, ये चर्चिल और साइमन ने बोला है। ठीक है ना, मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था। ठीक है, कि हिंदुओं का निकाय था। लॉर्ड विस्काउंट ने भी इसको बोला है, और यही चीज़ बोली है चर्चिल और साइमन ने भी, कि यह हिंदुओं की संस्था थी। ठीक है ना। वकीलों का प्रभुत्व, ये बोला है जेनिंग्स ने। ठीक है ना, संविधान के लिए बोला है या संविधान सभा के लिए बोला है वकीलों का प्रभुत्व, जेनिंग्स। संविधान सभा के लिए किसने बोला है वकीलों का प्रभुत्व, जेनिंग्स ने। ठीक है ना। कार्य बहुत जटिल थे। ठीक है ना, संविधान का जो निर्माण हुआ है, संविधान का निर्माण भी, संविधान निर्माण में जटिलता है। ठीक है ना, संविधान के वाचन में जटिलता है, इस कारण जो बोल रहे हैं वकीलों का प्रभुत्व, जेनिंग्स। ठीक है, तो ये भी हो गई। फिर देख लो अंतरिम सरकार। ठीक है, तो अब ये आपकी संविधान सभा पूरी तरीके से समाप्त हो गई। संविधान की आपने समितियाँ भी पढ़ ली। ठीक है ना। अब देख लो अंतरिम सरकार। तो मैंने आपको बताया था, इस बार 2023 में क्वेश्चन आया है कि संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ है। तो संविधान सभा का निर्माण हुआ है कैबिनेट मिशन योजना के तहत, और कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। ठीक है ना, ये मैं आपको कल पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि अंतरिम सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस योजना के तहत हुआ था, कई सारी उसमें चीज़ें लिखी रहेंगी, किस मिशन, ये मिशन, वो मिशन, और एक ऑप्शन रहेगा कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन पर टिक लगा के आ जाना आप लोग। ठीक है ना, अंतरिम सरकार का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ है। तो देखो, भारत में कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ठीक है ना, जिसमें शुरुआत में केवल कांग्रेस के सदस्य शामिल थे। ठीक है ना, कैबिनेट मिशन ही का विरोध कर रहे थे मुस्लिम लीग वाले। मुस्लिम लीग का कहना था कि अलग पाकिस्तान दो, कैबिनेट मिशन में इस प्रकार की कोई बात नहीं कही गई। ठीक है ना, तो मुस्लिम लीग तो बहिष्कार कर रही थी हमेशा से। तो भारत में कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार का क्या हुआ, गठन हुआ, जिसमें शुरुआत में केवल क्या थे, कांग्रेस के सदस्य शामिल थे, किंतु कालांतर में मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल हुए। ठीक है, अब जो अंतिम सरकार है, अब इसमें ये चीज़, एक पहला फैक्ट तो ये याद करने वाला है कि इसका गठन किस योजना के तहत हुआ है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसका गठन हुआ है। दूसरा फैक्ट ये वाला याद करने लायक है कि इसका गठन कब हुआ, 2 सितंबर 1946 को हुआ था। ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी कि अंतिम सरकार का गठन कब किया गया, 2 सितंबर 1946 को किया गया। भारत स्वतंत्र होने के पहले की बातें हैं ये। ठीक है ना। तो देखो, अब जो चीज़ लिखी है 1 2 3 4, अब ये मैं ये बता रहा हूँ कि अंतरिम सरकार में किस व्यक्ति का क्या पद था, कौन व्यक्ति किस पद पर था। जैसे हमारे यहाँ होता ना, मंत्रिमंडल होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, उसमें प्रधानमंत्री कौन होता है, प्रधानमंत्री अभी PM मोदी हैं। ठीक है, फिर कई सारे मंत्री हैं उनके साथ में। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से जो अंतिम सरकार बनी थी उसमें कौन क्या क्या था अंतिम सरकार में। तो देखो, शुरू करते हैं। वायसराय एवं अध्यक्ष थे लॉर्ड बेबिल। उपाध्यक्ष और विदेश मामले और राष्ट्रमंडल ये थे जवाहरलाल नेहरू के पास, ये सारे मंत्रालय या ये सारे विभाग। गृह, सूचना एवं प्रसारण ये पद या ये विभाग या ये मंत्रालय वल्लभ भाई पटेल के पास था। खाद्य एवं कृषि से संबंधित विभाग या मंत्रालय राजेंद्र प्रसाद के पास था। ठीक है, कार्य, खान एवं ऊर्जा ये CH भाभा के पास था। रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। ठीक है, तो आप समझ गए मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि अंतिम सरकार में कौन क्या था। ठीक है, तो वो पढ़ा रहा हूँ मैं। तो रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह थे। ठीक है, फिर अगले देख लेते हैं हम। ठीक है, शिक्षा एवं कला C राजगोपालचारी के पास था ये मंत्रालय या यह विभाग। श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। रेलवे एवं परिवहन थे आसिफ अली। आसिफ अली कांग्रेस के थे, ये मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे। ठीक है ना, ये मुस्लिम लीग से नहीं थे, ये कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना। अब मैं बताता हूँ कि मुस्लिम लीग के कौन कौन से सदस्य शामिल हुए थे अंतिम सरकार में। ठीक है ना, मैंने आपको देखो शुरुआत में पढ़ाया
शुरुआत में मैंने आपको क्या पढ़ाया कि इसका गठन हुआ 2 सितंबर 1946 को। मैंने ये बताया था आपको कि जिसमें शुरुआत में केवल अंतरिम सरकार में केवल कांग्रेस के सदस्य थे, बाद में कालांतर में मुस्लिम लीग के सदस्य भी अंतरिम सरकार में शामिल हुए। तो अब देखो वही पढ़ने वाले कि कौन कौन से सदस्य थे जो अंतरिम सरकार में शामिल हुए, ठीक ना। सबसे पहले तो ये डेट याद कर लेना कि मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य, तो मंत्रिमंडल में शामिल तो हुए लेकिन किस दिन शामिल हुए, 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रख लेना कि 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल हुए। अब मुस्लिम लीग के कौन कौन से सदस्य थे, तो ये सारे मुस्लिम लीग के सदस्य थे जिनको विभिन्न पद विभाग या जो मंत्री बने अंतरिम सरकार में। तो देखो ये थे अब्दुल रब नश्तर, ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे, अंतरिम सरकार में संचार मंत्री बने। गजानतर अली खान मुस्लिम लीग के सदस्य थे, अंतरिम सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने। लियाकत अली खान मुस्लिम लीग के सदस्य थे, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री बने। जोगीनाथ मंडल मुस्लिम लीग के सदस्य थे, अंतरिम सरकार में विधि मंत्री बने। आई चुंदरीगर ये भी मुस्लिम लीग के सदस्य थे और अंतरिम सरकार में वाणिज्य मंत्री बने, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है। फिर देख लो अंतरिम सरकार के संबंध में एक कथन था जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला था। तो देखो अंतरिम सरकार के संबंध में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कथन था कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं, ठीक है। अंतरिम सरकार के संबंध में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कथन था कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी खत्म हो गई अंतरिम सरकार। इन सारी चीज़ों को आपको याद करना है तो अच्छे से याद कर लेना। ये आपसे पूछा जा सकते हैं, कोई भी कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अंतरिम सरकार में, ठीक ना, खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन था, तो आपको बताना है राजेंद्र प्रसाद थे। अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन था, तो आपको बताना है बलदेव सिंह थे, ठीक है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में, आपको याद करना है इन सब चीज़ों को। अंतरिम सरकार क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब हमें पढ़ना है स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, ठीक है। तो देखो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल देखो, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था वो 1947 में गठित हुआ जब भारत स्वतंत्र हो गया। तो उसमें पद थोड़े थोड़े से चेंज हो गए, कुछ वही पद रहे अंतरिम सरकार वाले और कुछ चेंज हो गए, ठीक ना, कुछ मंत्री चेंज हो गए, ठीक है। तो देखो जवाहरलाल नेहरू जो उपाध्यक्ष थे वो बन गए प्रधानमंत्री, और विदेश मामले और राष्ट्रमंडल वाले मामले इन्हीं के पास थे, ये विभाग इन्हीं के पास था, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री बने। देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, और विदेश मामले और राष्ट्रमंडल मामले जवाहरलाल नेहरू के पास थे। सरदार पटेल जो थे वो गृह मंत्री थे, सूचना प्रसारण मंत्री थे, और राज्यों के मामले भी इन्हीं के पास थे, ठीक है ना। जब राज्यों का एकीकरण हुआ तो सरदार पटेल की भूमिका क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि राज्यों से संबंधित मामले इन्हीं के पास थे, ठीक है ना, ठीक। तो सरदार पटेल गृह मंत्री थे, सूचना प्रसारण मंत्री थे, और राज्यों के मामले इनके पास थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, अंतिम सरकार में भी ये खाद्य एवं कृषि इनके पास था, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर राष्ट्रपति भी बने। फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है ना, ये शिक्षा मंत्री बने। ये इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत में, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। जो भोपाल में आपने NIT कॉलेज का नाम सुना है, NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका नाम है मैनेट, इन्हीं के नाम पे है वो, मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो थे शिक्षा मंत्री, ठीक है। फिर देख लो CH भाभा को क्या थे, वाणिज्य मंत्री थे, ठीक है ना। कुछ पद चेंज हुए, कुछ वही रहे। डॉक्टर जान मथई रेलवे एवं परिवहन थे। R शरणमुखम शेट्टी ये वित्त मंत्री थे, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो थे कानून मंत्री या विधि मंत्री थे, ठीक है ना, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना। R शरणमुखम शेट्टी जो थे वो वित्त मंत्री थे, ठीक है। डॉक्टर जॉन मथई रेलवे एवं परिवहन था इनके पास, ठीक है। BN गाडगिल ये कारखाने एवं ऊर्जा थे, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल पढ़ने लगे, अंतरिम सरकार का से थोड़ा सा चेंज है। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, और जगजीवन राम जो थे वो श्रम मंत्री अंतरिम सरकार में भी थे, और स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में भी ये श्रम मंत्री रहे, ठीक है ना। इसी प्रकार रफ़ी अहमद किदवई ये संचार मंत्री थे, ठीक है ना। तो रफ़ी अहमद किदवई क्या थे,
संचार मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह ये रक्षा मंत्री थे। अंतरिम सरकार में भी ये रक्षा मंत्री थे और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में भी ये रक्षा मंत्री बने। राजकुमारी अमृत कौर जो थी ये स्वास्थ्य मंत्री थी। ये पहली मंत्री थी जो पहली महिला मंत्री थी जिन्होंने कोई मंत्रालय संभाला। सबसे अधिक समय तक किसी मंत्रालय में रहने वाली मंत्री भी यही हैं, राजकुमारी अमृता कौर। ये फैक्ट भी याद रख लेना आप। और ये फैक्ट भी याद रख लेना कि ये सीपी एंड बराड़ क्षेत्र से थी, मध्य प्रांत एवं बराड़ क्षेत्र से ये थी, जिसमें हमारा एमपी भी था। ठीक है, तो ये आपका ख़त्म हो गया स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल। कुछ थोड़ा सा और देख लेते हैं। भारत के रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया गया। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ये प्रीलिम्स में इस बार आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, कि रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। काय के लिए की गई थी रियासत विभाग की स्थापना? भारत के रियासतों को एकीकरण के लिए। ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। तो फिर से देख लो, रियासती विभाग जो था इसकी स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1947 को। ठीक है ना, और किस लिए की गई थी? भारत की रियासतों के एकीकरण के लिए की गई थी। ठीक है ना, जो विभिन्न रियासतें थी उनको भारत के साथ विलय करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी रियासती विभाग की। 5 जुलाई 1947 को की गई थी और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो रियासती विभाग था उसके सचिव थे बीपी मेनन। ये भी नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रख लेना कि बहुत चर्चा होती है। इन्होंने साथ दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने मिलकर जितनी भी रियासतें थी ज़्यादातर का भारत में विलय करा लिया था। ठीक है ना, और जो कुछ नहीं हो पाई थी उनको भी मैंने आपको पढ़ा दिया पिछले लेक्चर में। जो जूनागढ़ था उसको जनमत संग्रह के द्वारा, ठीक है ना, हैदराबाद रियासत थी उसमें क्या किया, पुलिस कार्रवाई की, उसको ऑपरेशन पोलो नाम दिया। जम्मू कश्मीर को विलयपतनामा पर हस्ताक्षर करके, इन सब में हाथ था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है ना, तो उनकी अध्यक्षता में फिर से बता रहा हूँ 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। और रियासती विभाग के सचिव थे बीपी मेनन। ठीक है, तो इस प्रकार से करना था। ठीक है ना, तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे कुछ जो हमने आज पढ़ लिया, ठीक, मतलब अभी तक जितना हमने पढ़ लिया कल हम पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में। और अभी तक जितना हमने पढ़ लिया उसके कुछ ऑब्जेक्टिव भी मैं कल आपको करा दूंगा। ठीक है ना, कुछ ऑब्जेक्टिव करा दूंगा और कुछ प्रस्तावना करा दूंगा। और आप घबराना नहीं, केवल इतने ऑब्जेक्टिव नहीं है, अभी हम और ऑब्जेक्टिव करेंगे। जब पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद और ऑब्जेक्टिव करेंगे, करते रहेंगे हम ऑब्जेक्टिव। अभी केवल क्या है, शुरुआत है। ठीक है, तो आपका कोई भी फैक्ट कहीं से भी छूटेगा नहीं। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे प्रस्तावना और कुछ ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।